बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर शायद कोई ऐसा हफ्ता ना गुजरा हो जो कि इवेंटफुल ना हो। ये हफ्ता पाकिस्तान के लिए काफ़ी इवेंटफुल रहा है। बदकिस्मती से इस हफ्ते के अंदर कोई अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए नहीं आई। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से गई, दौरे के लिए आए लेकिन फिर चले गए, बगैर क्रिकेट खेले चले गए। इंग्लैंड की टीम ने आने से मना कर दिया। परसेप्शन पाकिस्तान का ओवरऑल दुनिया में क्या है, ये अपनी जगह एक इशू मौजूद है। लेकिन बदकिस्मत बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जब तनकीद की जाती है तो ये बात हम गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी कर चुके हैं, अब भी शायद इसको हमें डिस्कस करना चाहिए कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अहम इशूज़ के ऊपर अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे नहीं होते और रियासत और हुकूमत का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। क्या इसकी वजह यह भी है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इतनी तलखी है चंद बुनियादी इशूज़ के ऊपर, चंद अहम और सेंसिटिव इशूज़ के ऊपर, जिसकी वजह से इतना तनाव आ जाता है, सियासत के अंदर इतनी तलखी आ जाती है। साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जिनके हवाले से शायद अब ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि अगले 2 सालों में पाकिस्तान की सियासत किस तरह से शेप अप करेगी। अगले 2 सालों में अगर 2023 में ही इलेक्शंस होते हैं तो उन इलेक्शंस में किसका पलड़ा भारी होगा। हुकूमत चंद अहम इशूज़ के ऊपर क्यों एक मौक़िफ़ लिए हुए है और उस पर डटे हुए है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन के हवाले से हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो तलखी है, उसकी बुनियादी वजह क्या है। अगर चेयरमैन नैब को तोसी देनी है और हुकूमत अगर इस बात पर बज़िद है, क्योंकि 8 अक्टूबर को उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है, और अगर हुकूमत को ने समझा हुआ है कि जावेद इकबाल साहब को ही बरकरार रखना है, तो हुकूमत के लिए उनको बरकरार रखना अपने ओहदे पे क्यों ज़रूरी है, ये बात भी अपनी जगह मौजूद है। और एक बहुत अहम बुनियादी मामला पाकिस्तान के अवाम से ताल्लुक़ रखता है, वो है महंगाई का। ऑब्वियसली उसके साथ गवर्नेंस भी रिलेट करती है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुलंदोबाग दावे जो कि अपनी जगह मौजूद हैं, क्या ये गवर्नेंस का स्टाइल उसको फाइट आउट कर सकता है, और क्या जो परसेप्शन प्रॉब्लम इस हुकूमत का है महंगाई को लेकर वो तब्दील हो सकता है आने वाले 2 सालों के अंदर। ये चंद अहम नुकात है जिनके ऊपर आज हम प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब जावेद तारुफ के बता दें। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनाब इरशाद भट्टी साहब हर दिल अजीज़ हैं। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि भट्टी साहब के तज़किये और तबसरे आप सुनते हैं, चाहे दिल पे पत्थर रख के सुने लेकिन सुनते हैं। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ इन्हीं का सुनते हैं और बहुत से लोग फिर उसमें हसद में मुब्तला हो जाते हैं। जनाब शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम नया पाकिस्तान के होस्ट हैं। शहजाद साहब का प्रोग्राम भी आप देखते हैं, ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं जियो न्यूज़ पे। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। थैंक यू। जावेद चौधरी साहब, सबसे पहले कि मैं जनाब से सवाल करूं, मैं जरा आपको कुछ वज़ीर-ए-आज़म का एक क्लिप सुनाना चाहूँगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कुछ फरमाया है जो कि शायद इस बात की एक्नॉलेजमेंट है कि अगले इलेक्शन में, यानी 2023 के इलेक्शन में जो बैटल ग्राउंड है वो पंजाब है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। हम ये साल पूरी मेहनत कर लें, इंशाल्लाह ये हम उधर पहुंच जाएंगे कि आपको जो लोग कहते हैं ना जी मेरे हल्के के लिए एमएनए कहता है जी मुझे पैसे दो, डेवलपमेंट फंड अगर नहीं मिले तो मैं हार जाऊंगा। कभी आप डेवलपमेंट फंड से नहीं जीतेंगे, आप गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से इंशाल्लाह हम जीतेंगे। और मैं जो अपने जो हमारे सूबे हैं, जो असल बैटल है वो इस वक्त पंजाब की है। और पंजाब में लोग बड़े ये कहते हैं कि जी देखें आपने बड़े चेंजेस कर देते हैं, ये आप फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं। चेंजेस का कोई आखिर में याद नहीं रखेगा आपने चेंजेस कितने किए। लोग ये याद रखें कि आखिर में 5 साल में आपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए या आपने नहीं किए। बात फेयर है कि 5 साल बाद इस बात का एहतसाब होगा कि रिजल्ट्स आए या नहीं आए, और वाकई लोग भूल जाएंगे। चौधरी साहब फिर लोग भूल जाएंगे वाकई कि कितने आईजी बदले, कितने चीफ सेक्रेटरी बदले, रिजल्ट्स हैं। और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बैटल ग्राउंड पंजाब है, एक्नॉलेजेस दैट, तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा डिलीवरी करके, तो हम और हमारे आपके तज्जिए सब धरे के धरे रह जाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि हर हुकूमत कोई भी हो, किसी वक्त भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान बना, हम यहाँ से अगर हिस्ट्री को देख लेते हैं तो पंजाब ही हमेशा एक बैटलफील्ड रहा है। और पंजाब क्योंकि रकबे में ज़्यादा है, आबादी में ज़्यादा है, यहाँ पे बिज़नेस में ज़्यादा है हर लिहाज से, तो जब भी कोई इलेक्शन होते हैं तो मैटर तो पंजाब ही करता है। अब अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो देखे सारे MNAs उनका ताल्लुक पंजाब के साथ था और इतनी मेजॉरिटी में थी कि वो हुकूमत चलती रही, बनती रही। अब इसी तरह आप इमरान खान साहब को देख लें पंजाब के अंदर, तो उनका बड़ा इस वक्त मेरा ख्याल है बहुत पॉपुलरिटी है उनकी।
तो अगर फ्यूचर में भी इलेक्शन होता है तो डेफिनेटली पंजाब तो मैटर करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो जो वसीम अकरम प्लस है, क्या उनकी मौजूदगी में आप ये मैच जीत सकते हैं? मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी गलतफहमी प्राइम मिनिस्टर साहब को कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो इस काबिल होंगे 2023 में कि वो पाकिस्तान उस्मान बुज़दार साहब का सर नया अवतार नहीं देखा आपने? एग्रेसिव हैं, एग्रेशन उन्होंने दिखाया है, सियालकोट गए हैं, 15 के करीब मौतलियाँ की हैं। वो आपको एक ज़माना याद होगा शहबाज साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने वो करने की कोशिश की है। आपने देखा होगा बचपन में पुराने किस्म के बल्ब होते थे जो पहले जलने से पहले छुर करते रहते थे और 1 महीने बाद जाके जलते थे। तो अगर तो फ़र्ज़ करें उनका एग्रेशन 3 साल बाद ही सामने आना था तो फिर मेरा ख्याल है ये फिर कोई मैनेजमेंट ना हुई, ये तो डे 1 से होना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं कि उस्मान बुज़दार साहब ने जितने भी आईजीज़ और चीफ सेक्रेटरीज पंजाब के अंदर तब्दील हुए, उस्मान बुज़दार साहब की कंसर्ट नहीं ली गई थी। पहली मरतबा इस तरह हुआ है कि उन्होंने लेटर लिख के प्राइम मिनिस्टर साहब से चीफ सेक्रेटरी लिए हैं और आईजी लिए हैं, और लेने के बाद उनका कहना ये है कि मेरी गवर्नेंस आज से स्टार्ट हुई है। और वो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको स्पेस भी दे रहे हैं कि 1 साल के अंदर देखते हैं कि वो इस आईजी के साथ और इस चीफ सेक्रेटरी के साथ कितना डिलीवर करते हैं। अब उन्होंने लिबर्टी दी है दोनों को, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही जो क्राइम रेट बढ़ रहा है पंजाब के अंदर, वसीम बादामी साहब का मैं शो देख रहा था, उन्होंने कहा कि जब हम कराची से लाहौर आते थे तो हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा होती थी कि काश कराची लाहौर हो जाए। उस्मान बुज़दार साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने लाहौर को कराची के बराबर कर दी है। अच्छा, कि अब हमें ये ख्वाहिश नहीं रही। बट प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने आईजीज बदले, ख्याल है ना, ख्याल है। वो कहते हैं कि डिलीवरी है सर, हर प्राइम मिनिस्टर का ख्याल यही होता है। मेरा ख्याल है शायद गवर्नमेंट के पास एक टूल है जो अगले साल जनवरी तक जो उसको जो इस्तेमाल करेगी, वो महंगाई है। और ये जो महंगाई बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट की अपनी मर्जी से बढ़ रही है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जब जनवरी 2022 आए तो उसके बाद ये सब्सिडी दे के चीज़ों को एकदम महंगाई को कंट्रोल कर ले। और जब महंगाई सिंगल डिजिट पे आ जाएगी तो गवर्नमेंट ये कह सकते हैं देखिए हमारी परफॉर्मेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी परफॉर्मेंस कि हमने 85 रुपये चीनी पे ले, हम चीनी को 85 रुपये ले आए, ताकि लोग भूल जाएं कि 55 रुपये पे कौन लेके गया था। देखिए हमने बिजली की कीमतें कम कर दी, हमने गैस की कीमतें कम कर दी, देखें जो कुकिंग ऑयल है उसकी कीमतें बहुत कम हो गई हैं। बट इट इज दिस आर ऑल रिलेटेड टू गवर्नेंस इशूज। एक पंजाब के हवाले से भी चौधरी साहब ने बात की, इरशाद भट्टी साहब, इमरान खान साहब का बड़ा कॉन्फिडेंस है उस्मान बुज़दार साहब पे, और जितना मर्जी डिबेट, जितनी माशाल्लाह आपने तो बाकायदा तौर पर बहुत दफ़ा उसके ऊपर तज्जिया तबसरा किया, एलान ऑनेस्टी किया कि भाई गवर्नेंस के बड़े मेजर इश्यूज हैं। लेकिन इमरान खान साहब पे वो वक्त तो गुजर गया जी कि उस्मान बुज़दार साहब की जगह कौन आएगा या उनको कोई रिप्लेस करना है। लेकिन इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार साहब के साथ, उनकी टीम के साथ और अपनी पूरी उस हिकमत अमली के साथ इस बात पे कॉन्फिडेंट है कि ये मैटर ही नहीं करता कि यार कितने आईजी गए, कितने चीफ सेक्रेटरी गए, डिलीवरी अगर हम दे देंगे तो लोग बहुत खुश होंगे। देखिए मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ इस बात पे। मेरा भी ये मानना है कि 18 आईजी बदल लें, 100 चीफ सेक्रेटरी बदल लें, एट द एंड ऑफ द डे लोग और खुशहाल हों, लोग मुतमईन हों, लोग आपकी परफॉर्मेंस और गवर्नेंस को बेहतर समझते हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक भी ना बदलें, जो नहीं बदला उस्मान बुज़दार, अगर आप उस उस्मान बुज़दार को रखें और नीचे से बदलते जाएं बदलते जाएं बदलते जाएं, 7 कमिश्नर मुल्तान के, 7 कमिश्नर गुजरांवाला के, और उसके बाद 5-6 चीफ सेक्रेटरी, 4-5 आईजी, दर्जन के करीब सेक्रेटरी हायर एजुकेशन। हाँ, और अगर ये बदलते मॉडल टाउन जो महीने में 4 मरतबा तब्दील। देखें जी, चौधरी साहब को कहें चुप करें, मैं बोला हूं उनके बारे में, मेहरबानी करें। आर्ग्यूमेंट जब बंदा दे रहा हो ना अपने, नहीं फ्लो खराब होता है। दूसरी बात ये कि ये शौक, आप सारे एंकर हो यार, आपको एक तजिया निगार अगर मिल गया तो उसको बोलने दो, आप भी तजिया निगार बन जाते हो तो मैं क्या करूं? ठीक बात, मेरी मजबूरी है, मैंने उनको प्रोग्राम में बुलाया फर्स्ट और लास्ट टाइम। नहीं, आपको देख के मुस्कुराना भी नहीं ना, मेरा फ्लो मुंह पका रखा, मेरा फ्लो टूट जाता। आपने इतना कमजोर फ्लो क्यों रखा हुआ है जो टूट जाता? सर ये मैं इलाज करवा रहा हूँ हकीम से लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए। अच्छा जी, पहली बात कि लोग ये याद रखेंगे। दूसरी बात जो है ना, रिप्लेसमेंट वाली बस निकल गई है। अब उस्मान बुज़दार को बदलना ना बदलना मैटर नहीं करता, क्योंकि 4था साल है, 5वां इलेक्शन का साल है, अब कोई नहीं। तीसरी बात है कि ये हम इमरान खान साहब एक दिन, मेरी आज लिख लीजिएगा इस क्लिप के, कि मुझसे गलती हुई, मैंने उस्मान बुज़दार को बदल दिया, ये कहेंगे। ये जिस तरह आज मान रहे ना ये पानीपत है पंजाब जो है पाकिस्तानी सियासत का, वाटरलू होगा यहाँ, ये असल यहाँ होगा, 140-150 सीटें हैं, जो ये जीतेगा वो दिल्ली यानी पाकिस्तान के दिल्ली इस्लामाबाद पे झंडे गाड़ेगा। इनकार तो नहीं करती, तो हर एक को पता है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पहले, और ये हम मानते हैं मगर बहुत बाद में, कि मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में हुकूमत नहीं मिली 2013 में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगले 2 महीने देख लें, अब अगला साल देख लें, अब उससे अगला साल देख लें, अब उससे अगला साल देख लें। और अच्छा,
तीसरी बात है, असल लड़ाई इन दोनों की होनी है। मुस्लिम लीग नून का गढ़ पंजाब और इस वक्त पीटीआई और पंजाब का। पीपल्स पार्टी तो वो है जो कंटोनमेंट बोर्ड में एक नशिस्त भी नहीं पंजाब से ले सकी, और उससे जो पहले वो खुशाब वाले जिनको मैंने बिलावल भुट्टो साहब को मशवरा दिया था कि ये 245 जो वोट मिले हैं खुशाब में एमएनए, उसको उनको उमरा करवाएं, कि यानी इन सारों को एक चार्टर्ड प्लेन कर उमरा करवाएं। बड़े नायाब लोग, एक ये महंगाई और एक गवर्नेंस, एक साल में बड़ी साहब ये ठीक होगा? नहीं सर, पहली बार पंजाब में परसेप्शन टेस्ट फेल हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तब्दीली टेस्ट फेल हो गई, पुरानी गलतियां, पुराना वही वो लंबे लॉन्ग शूज पहन के शहबाज शरीफ जो खिदमत को इज्जत, आप इज्जत को खिदमत दो, वो निकल जाता है। लेकिन शायद पंजाब की आवाम ये चाहते हैं कि खड़ाक वाला वज़ीर आला हो, आगे मौतरियां करे। एसएचओ, यस हमारा मिजाज है पंजाबियों का, एसएचओ वाला हो। और सुल्तान राय 800 फिल्में क्यों कर गए? किस इसी वजह से कर गया ना कि हम एसएचओ उठ बाहर निकल, बाहर निकल, चोर सब जरा उधर फोकस, बाहर निकल जगीरदारा, यानी वो। अच्छा आपने देखना भी नहीं? हाँ सर, मेरा देखना चाहिए फ्लो टूट गया। सर गवर्नेंस परफॉर्मेंस, इसका इलाज तो हकीम के पास भी नहीं है। और वो भी देख रहे हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। नहीं, मैं इसलिए उनको, ये तो जेलस है ना, आपसे मुझे जेलस वाली तवक्को नहीं। अच्छा, गवर्नेंस परफॉर्मेंस टेस्ट फेल, अवाम रिलीफ टेस्ट फेल, पंजाब के हवाले से वादे नारे 18वीं तरमीम के बाद ये एक मुल्क है। और आपसे तय हुआ था कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। इमरान खान कायद है, मैं नीचे उनको इमरान खान कह रहा हूँ। और अच्छा, वो टीम वर्क फैसले आप इमरान खान साहब की भी तनकीद करें कि उन्होंने बुज़दार साहब को क्यों रखा? ये कराया, यानी एसएचओ कसूर अगर इमरान खान साहब ने खुद लगाना है तो एसएचओ कसूर अगर इमरान खान वजीर आज़म पाकिस्तान ने लगाना है तो पंजाब हो गया और चल गया। अच्छा। ये मेरी बात याद रखिएगा आज। एक तो ये कि इमरान खान मानेंगे कि बुज़दार साहब को गलती की, दूसरा ये तो है फिर ये ओवरऑल गवर्नेंस के ऊपर, तरीके हुक्मरानी के ऊपर या तर्ज हुक्मरानी के ऊपर तो इमरान खान की सवाल आ गया। अगर बहसीत वज़ीर आज़म उनकी चॉइस है उस्मान बुज़दार साहब हैं जो कि 3 साल से यहाँ पर कायम है और अगले 2 साल भी वही रहेंगे, तो इमरान खान साहब का जो ओवरऑल गवर्नेंस का स्टाइल है उस पर सवाल तो आ गया बिल्कुल। अच्छा, आप कश्मीर देखें, वहाँ नहीं उस्मान बुज़दार, आप केपी के देखें, वहाँ नहीं उस्मान बुज़दार, आप मरकज़ में 4-5 सीटें निकाल लें, बाकी ऐसे ऐसे वज़ीर हैं। मैंने 1-2 मरतबा पूछा शो में कि फहमीदा मिर्ज़ा की वजारत कौन सी, वो आगे जवाब देने से कासर थे, क्योंकि इन्होंने सारे 3 सालों में ऊंची आवाज़ में इतना भी नहीं बोले कि एसी आहिस्ता कर दो। अच्छा, एक मिनट शहजाद इकबाल साहभ जी, भट्टी साहब से आपको पता है वक्त लेना ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, चैलेंजिंग है, बट इसके लिए बड़ी जतन करने पड़ते हैं। और भट्टी साहब बाकायदा तौर पर कहते हैं ना, गोरियां मारते हैं। मसला ये है कि शायद इमरान खान साहब के हवाले से कहा जाता था ना कि कोई तनकीद उन पर ज़्यादा देर तक ठहर नहीं सकती, यानी कि उन पर कोई तनकीद करे भी उनका इमेज ऐसा है कि लोग उनको आइडलाइज करते हैं। इज़ मतलब ऑब्वियसली उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग ऐसी भी है, रिगार्डलेस कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, सियासतदान है, किसी पार्टी के हेड हैं, उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है। क्या वो फ़ैन फॉलोइंग विल गेट हिम थ्रू 2023 इलेक्शंस, रिगार्डलेस के लिए उस्मान बुज़दार साहब रखे हुए हैं, वज़ीर कौन है, गवर्नेंस कैसी है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब वो हालात हैं। उसकी वजह ये है कि देखें, पहले तो उनके पास कहने को ये था कि मैं कभी फेडरल गवर्नमेंट में नहीं आया हूँ, अपने आप को वो सेल कर रहे थे एक मसीहा के तौर पे कि हम आएंगे 3-6 महीने में ये सही हो जाएगा, फलां सही हो जाएगा। माजी की हुकूमतों ने करप्शन की है, तो अब इमरान खान को हुकूमत मिल गई है, लोग अब उनका मवाजना करेंगे माजी की हुकूमतों से। तो वो जो एक इमेज था कि सेवियर वाला, वो तो अब इमरान खान साहब नहीं सेल कर सकते। ये कह सकते हैं कि 5 साल बहुत कम होते हैं मुल्क को बेहतर करने के लिए, हालात बहुत ख़राब थे, माजी की हुकूमतों जो किया उसके लिए हमें 10 साल 15 साल की ज़रूरत हो सकती होगी। ये मेरे ख्याल से नैरेटिव हो सकता है, लेकिन अब वो तो नहीं कह सकते कि मैं आते साथ चीज़ें ठीक कर दूंगा, क्योंकि लोगों ने देख लिया कि इतना आसान नहीं है। बहुत सारे उनके भी जो दावे थे पॉपुलिस्ट थे कि तमाम चीज़ें इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी, तो वो तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। अब जो भी होगा वो परफॉर्मेंस बेस्ड ही होगा। आपने परफॉर्म करना है, लोगों को दिखाना है कि आपका दौर पिछले दौर से बेहतर था। हम ये नहीं कह सकते कि पिछला दौर कोई बहुत बेहतर था, लेकिन लोगों के पास जो चॉइसेस हैं वो तो रिलेटिवली देखेंगे उसको कि ये दौर कैसा था। इसमें देखिए, जो पंजाब के हवाले से मसला है ना, 3-4 मॉडल्स ये लोग आजमा चुके हैं। जो पहला मेरे ख्याल से जब कैबिनेट बनी थी पंजाब की, तो उसमें कोशिश की थी कि तगड़े मिनिस्टर्स लगाएं। सीनियर मिनिस्टर उस वक्त अलीम खान साहब थे और 1-2 लोग थे कि हम उस कैबिनेट के ज़रिए चला लेंगे पंजाब की हुकूमत। नाकाम हुए। फिर उन्होंने कहा कि कुछ अथॉरिटी हम बुज़दार साहब को दे देते हैं, वो मॉडल भी नाकाम हुआ। फिर चीफ सेक्रेटरी जब आजम सुलेमान साहब को लगाया था, तो ये था कि ब्यूरोक्रेसी के जरिए हम पंजाब को चला लेंगे, वो भी नाकाम हुआ। क्योंकि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इमरान खान साहब खुद एक होल्ड रखना चाहते थे पंजाब पे, इस्लामाबाद से बैठ के वो चलाना चाहते थे। वो मुमकिन नहीं, आपको पता है इतना बड़ा सूबा है कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि आपके गवर्नेंस के मसाइल भी आप इस्लामाबाद में बैठ के हल करें। तो मेरे ख्याल से उसमें कामयाबी नहीं हुई है, इसी वजह से तब्दीलियां हो रही हैं।
जो हम कहते हैं, जब वजीर आजम कह रहे हैं कि डिलीवर करेंगे तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन अब तक डिलीवर नहीं किया है और इसी वजह से आपको बार बार तब्दीलियां करनी पड़ रही हैं। कभी पुलिस में करते हैं आप, कभी चीफ सेक्रेटरी को बदलते हैं, तो वो अगर अगले 1 साल में नजर आती है तो अलग बात है, लेकिन एज ऑफ नाउ तो हमें क्या नहीं ये नजर आ चीजें इनकी अहमियत है शहजाद साहब की तब्दीलियां, इस्लाहात? बदकिस्मती से हमारे लोगों का ये बैरोमीटर होता नहीं है कि जी पुलिस इस्लाहात कितनी हुई, इसके ऊपर वोट दे दें। लोगों का आटा, चावल, चीनी, घी, इस चीज़ के ऊपर। अब मैं बाई इलेक्शन था डस्का का, तो जब मैं उस हल्के के अंदर गया तो यकीन मानिए वहाँ लोगों ने बात ये की, सड़क, नाली, गैस, घी का डब्बा, तेल की कीमत, चीनी की, इसी के हवाले से लोग अपने मसाइल के बताते थे। और मेरे ख्याल से इसीलिए वो हुकूमतें कामयाब होती हैं जो एक दायरे के अंदर रहते हुए काम करती हैं, बजाय इसके कि अपना ऑब्जेक्टिव इतना फैला दो कि हम ये भी रिफॉर्म करेंगे, फला भी इस्लाहात लेकर आएंगे, तो वो फिर बड़ा नामुमकिन सी बात हो जाती है। आज भी जो एक बड़ा मसला है, कहीं चले जाएं 10% को निकाल दें, जो ब्लेस्ड लोग हैं हम सारे, जो इंटेलेक्चुअल और ये और कहीं चले जाएं, सिर्फ महंगाई, महंगाई सर, महंगाई जो एक इशू है जिस रेट पर जा रही है। अभी आपने कहा कि हुकूमत की ये प्लानिंग है कि इसको सब्सिडी करेंगे, बताएंगे, और जनवरी में 2022 ये आपका असेसमेंट है सर, ये इंफॉर्मेशन ये हेल्प कितना करेगी गवर्नमेंट को अगर वाकई हुकूमत? मेरा ख्याल है इलेक्शन से पहले अगर साल महंगाई कम हो जाती है तो फिर अफेक्ट करेगी गवर्नमेंट को, फिर फायदा होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ये कह सकती है कि देखिए जी महंगाई बहुत ज्यादा थी, हमने कंट्रोल की, और लोग ये भूल जाएंगे, इसमें क्वेश्चन जैसे इमरान खान साहब ने कहा ना कि लोग भूल जाते हैं, लोग ये भूल जाएंगे कि महंगाई की किसने थी, वही कहेंगे इन्होंने डाउन कर दिया और ये पुरानी कीमतों 2018 की कीमतों पे ले आए। इसलिए डॉलर को कंट्रोल करने का प्रोजेक्ट जो है मेरा ख्याल है अगले साल के शुरू में स्टार्ट हो जाएगा, उससे ये डॉलर को मजबूत करेंगे ताकि कर्जे नीचे हो जाएं, फिर ये कहेंगे कि देखिए कर्जे हमने कंट्रोल कर लिया, वो नीचे हो गए। तो ये जितने हमारी फॉरेन रेमिटेंस है, जो हमारे पास रिजर्व्स हैं, उनको यूटिलाइज करना शुरू करेगी गवर्नमेंट अगले साल से, और ये पिछली गवर्नमेंट्स भी यही करती रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट देख लें आप, उस वक्त उन्होंने ऐसी एमनेस्टीज दी कि जिससे एक इकोनॉमिक बूम आया और उसके बाद अगले इलेक्शन में चले गए। मियां नवाज शरीफ साहब भी इसी तरह करते रहे कि उन्होंने बिजली पूरी कर दी, और 2018 में कसर भी निकाल दी जाती, पीएमएलएन निकाल के गई, वो डॉलर भी नीचे ले आया डॉक्टर साहब, क्योंकि डॉलर को मैनिपुलेट किया जा सकता है, महंगाई को मैनिपुलेट किया जा सकता है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जैसे एक मेथड के तौर पर इसको इस्तेमाल करती है, तो ये गवर्नमेंट भी उसको इस्तेमाल करेगी। मुझे लगता है वैसे इसमें मुनीब कि ये बड़ा मुश्किल होगा इस हुकूमत के लिए करना, कि अब आप डॉलर को नीचे लेके जाएं, रुपए को स्ट्रेंथन करें, या महंगाई इस तरीके से कम करें जिस तरह के ये कह रहे हैं जावेद चौधरी साहब। हो सकता है इनकी खबर के ये करने जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है प्रैक्टिकली करना बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, क्योंकि देखें इस वक्त ये साल ऐसा था जिसमें एक्सपेक्ट कर रही थी हुकूमत के महंगाई में कमी आएगी, क्योंकि बेस इफेक्ट होता है ना, पिछले साल से आप कंपेयर करते हैं तो पिछले साल महंगाई ज़्यादा थी, तो ऑब्वियसली बेस इफेक्ट की वजह से आपके नंबर्स ऑटोमेटिकली बेहतर आते हैं। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में अब हम देख रहे हैं दुनिया भर में महंगाई शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में तो पिछले 2-3 साल से थी, खासतौर पे खाने पीने की अशियात में, और उसमें वजीर ख़जाना खुद बता चुके हैं कि हमारा मसला ये है कि जब किसान कोई चीज़ उगाता है वहाँ से जब तक वो रिटेलर के पास जाती है तो उसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा कमा लिया जाता है। तो हमारे यहाँ तो एक अलग इशूज़ थे, ये मैकेनिज्म और मैनेजमेंट के इशूज़ थे, आपके डिमांड एंड सप्लाई का नहीं इशू था, कोई बाहर का एलिमेंट नहीं था। लेकिन अब दुनिया भर में महंगाई हो रही है, कमोडिटीज बढ़ रही हैं। अच्छा, फिर दूसरा आपका इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपने देखा कि आपका डॉलर 15% बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली जो चीज़ आप इंपोर्ट करेंगे वो आपको 15% महंगी मिलेगी, उसका इंपैक्ट यहाँ पर भी आएगा। उसका इंपैक्ट तेल की कीमतों पर आपने देखा है, जब तेल बढ़ेगा बाकी सभी अशिया खुर्दनोश भी बढ़ेंगी और तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। तो कैसे हुकूमत महंगाई कंट्रोल करेगी, वाकई बड़ा एक अलमिया हो गया ये, और बहुत ही चैलेंजिंग है। जब तक ये इंटरनेशनल डायनामिक्स नहीं बदलते फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये इतना आसानी से ये चीज ये मैनेजेबल गवर्नमेंट यूटिलिटी स्टोर्स है, यूटिलिटी स्टोर्स के बारे में ये फैसला करेंगे कि जिसके पास एहसास कार्ड होगा वो वहां से खरीदारी कर सकता है। मतलब तो अगर आप फर्ज करें 40% लोग पॉवर्टी लाइन सब्सिडी देके बेसिकली वो अगर यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी कर लेते हैं तो डेफिनेटली उनको ये फायदा हो जाएगा। इस तरह फूड इंस्पेक्टर्स इंटैक्ट कर रही है गवर्नमेंट दोबारा। फूड इंस्पेक्टर्स जो है वो छापे मारने शुरू करेंगे हर जगह पे, जो गवर्नमेंट की प्राइस लिस्ट है उसके मुताबिक करेंगे, वो रेट्स को लेकर आएंगे। दूसरा जो फूड का इशू है वो फूड का इशू ये होता है कि आप एक सप्लाई चेन बना दें तो ऑटोमेटिक फूड सप्लाई जो होती है वो ठीक हो जाती है, उसकी प्राइसेस ठीक हो जाती है। बस फर्ज करें कि आज आपको पता है कि टमाटर पाकिस्तान के अंदर सस्ता है तो अगले साल महंगा होगा, तो आप एक ऐसी फूड सप्लाई फूड चेन बना दें कि अगले साल तक आपके पास इतने सरप्लस टमाटर हों कि वो महंगे ना हो सके। हुकूमत ये करे तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि डंडे के जोर पे कोशिश करें कि यार चीनी जो है हम इतनी करके दिखाएंगे। वो वैसे आपने देखा ना वो कोशिश होगी आगे सेक्टर होंगे, वो गवर्नमेंट ने खुद विड्रॉ कर ली। लेकिन अच्छा दो जुमले एक बाद में मेरे पे आई है, ब्रेक लेनी है, नहीं ब्रेक लेनी है, यानी आप जाके उनको मजबूरन के नहीं
मुझे इससे ये आसान था कि मेरे मुंह पे आप हाथ रख देते। अच्छा दो आज ब्रेक नहीं होगी। दो बातें, एक बात है, अच्छा यानी कितनी ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बातें कर कर तवज्जो से सुन रहे थे आप। सुनिए, एक तो वो इंटरनेशनल बैकग्राउंड है हमारे भाई का, उसमें कोई अकल की बात बताइए यार। हद होगी लोगों को इस वक्त, क्या बिजनेस क्या कुछ। अच्छा, एक तरीका ये भी कि आप ब्रेक लें और ये बोलते रहे, ये भी है, ये भी हो सकता है। अच्छा, ब्रेक लेने आपने जेलसी देखी, सख्ती से कहा जा रहा है मुझे ब्रेक। सिर्फ एक जुमला बात, एक तो जो शहजाद साहब ने कहा ना कि बैन अल-अक़वामी मार्केट मान लिया, एक और भी कहा कि भाई अब इस वक्त पूरी दुनिया में वो भी मान लिया, डॉलर बाला मान। लेकिन अभी पिछले से पिछली काबीना में जो वफाकी काबीना ने इमरान खान साहब की मौजूदगी में इमरान खान साहब को बताया कि पंजाब में आटा महंगे होने की वजह आपकी बुजदार हुकूमत है। उन्होंने कहा वो कैसे, उन्होंने कहा कि उन्होंने बर वक्त गंदम रिलीज ही नहीं की। तो बहुत सारे आप बात करने देंगे। अच्छा, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिनमें नाहली नालायकी ऊपर एक हालात भी हैं, लेकिन नाहली और नालायकी कंट्रीब्यूट करें। अच्छा, एक दो तीन बड़े अहम इश्यूज हैं जी। एक, चेयरमैन नैब 8 अक्टूबर को उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो रही है, गवर्नेंस के अपने मसाइल हैं। कुछ मामलात ऐसे हैं जिसपे हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा सख्त है कि उससे हुकूमत शायद अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि हम उससे हिलेंगे नहीं। और इलेक्शन कमीशन के साथ जो तनाव है ताल्लुकात में इस हुकूमत का, वो भी अपनी जगह मौजूद है। इन दोनों जो मौक़िफ़ है, इन दोनों मौक़िफ़ के पीछे हुकूमत क्यों अपनी जगह पर बज़िद है कि हमने यही मौक़िफ़ रखना है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लानी है तो लानी है, और अगर चेयरमैन नैब को हम चाहते हैं इनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ करना, तो उसकी कोई वजह है। वो क्या वजूहात हैं? शायद कुछ खबरें ऐसी हैं जो कि हमारे मेहमानों के पास हैं। एक ब्रेक के बाद से बात करते हैं मसाल लिए। जावेद इकबाल साहब जो कि चेयरमैन नैब है, उनकी मुद्दत मुलाजमत 8 अक्टूबर को मुकम्मल हो रही है। हुकूमत इस हवाले से अभी तक कोई वाज़ेह फैसला नहीं कर पाई है, लेकिन जो इंदिया दिया गया है वो यही इशारे दिए जा रहे हैं कि हुकूमत इस बात की मुतमन्नी है कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ कर दी जाए। उसके लिए कानून में तरमीम करनी पड़ेगी, यानी नैब ऑर्डिनेंस के अंदर तो लिखा हुआ है, नैब कानून के अंदर कि नॉन एक्सटेंडेबल है उनका टर्म। फवाद चौधरी साहब, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि अगर नया चेयरमैन नैब लाना है तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान मशावरत हो। फवाद चौधरी साहब उस मशावरत के हवाले से भी क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। इमरान खान कहते हैं कि मैं उससे पूछ के क्यों इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रखूं। ये तो ऐसे ही है ना, चोर से कहूं बताइए भाईजान आपकी तफ्तीश कौन करेगा, ये तो नहीं हो सकता। जो थानेदार है अगर उसमें उसकी तफ्तीश चल रही है तो उस थानेदार तो नहीं लगा देना ना चोर की मर्जी का। प्रॉब्लम ये है ना, आप इस वक्त अगर चेयरमैन नैब हम शहबाज शरीफ से पूछ के लगाएं तो ये तो मजाक होगा। आपने फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ सुना। जावेद चौधरी साहब ये अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हुकूमत के लिए जावेद इकबाल साहब को कंटिन्यू रखवाना, जबकि अदालतें ये कह चुकी हैं कि जी जो पिछले इतने अरसे में जो सियासी खास तौर पे केसेस हैं उनमें क्या कार्रवाई रही है नैब के हवाले से, क्यों ज़रूरी है हुकूमत? एक तो जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंशन नहीं दी जा रही, ये गवर्नमेंट खब्बी दिखा के सजी मारने की कोशिश कर रही है। दो गलतियां नहीं करेगी गवर्नमेंट, एक तो कंसल्टिंग कर रही है अपोजिशन लीडर से, दूसरा एक्सटेंशन। तो ये दो गलतियां जो है ना, इसका मतलब ये होगा कि सीधा अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में चली जाएगी और फिर इनका ये फैसला गवर्नमेंट का रिवर्स हो जाएगा। कानून तो ये कहता है कंसल्ट करना जरूरी है, दोनों जरूरी हैं। तो दो गलतियां बैक वक्त नहीं करेंगे। एक तो ये कर देंगे कि लॉ के अंदर एक छोटी सी अमेंडमेंट करके कि प्राइम मिनिस्टर किसी को अपॉइंट कर दें, किसी को भी अपॉइंट कर दें, और जब वो अपॉइंट कर देंगे तो उसको चैलेंज किया जा सकेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन वो इतना टाइम ले जाएगा वो फैसला कि इस दौरान बहुत सारे फैसले पाकिस्तान पहले तो जो कानून में तरमीम होगी उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन वो 6 महीने 7 महीने साल गवर्नमेंट निकाले। लेकिन जस्टिस जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंशन जब देंगे तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फौरन जो है उनको इस फैसले को रिजेक्ट कर देगी गवर्नमेंट की। और ये गवर्नमेंट की अपनी रीडिंग है कि अगर हमने ये किया तो हमें 1-2 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको रिवर्स कर देगी। तो मेरा ख्याल ये है कि खबी दिखा के सजी मारेंगे। ये अपोजिशन जो है बार बार कह रही है कि जी उनको एक्सटेंशन देना चाहते हैं। बट अगर प्राइम मिनिस्टर किसी को जावेद चौधरी साहब अपॉइंट करते हैं और कानून में तरमीम करके ही करेंगे ना, क्योंकि अभी तो वो कंसल्टेशन वाला एक पूरा प्रोसेस है, नैब कानून के अंदर लिखा हुआ है। अगर कानून में तरमीम होती है एक पहली बात, फिर अगर किसी एक को अपॉइंट वज़ीर-ए-आज़म करते हैं तो वो तो ऐसी अपॉइंटमेंट होगी कि वो फिर नैब एज एन इंडिपेंडेंट इदारा कैसे रहेगा। ये देखिए, ये डिबेट तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी उसके बाद, और फिर वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है कि आप ये कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। लेकिन उसमें मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट कुछ 6-7 महीने बाय करना चाहती है। वो एक ऐसा लंबा लीगल प्रोसीजर होगा कि जिसमें बेशुमार लोगों को बुलाया जाएगा, उसमें हो सकता है स्पीकर साहब को भी बुलवा लिया जाए, और उसमें इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे कि मेरा ख्याल है 6-7 महीने गवर्नमेंट निकाल लेगी। लेकिन अगर ये एक्सटेंशन देते हैं तो ये इतना सिंपल केस है कि इसको
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उड़ा देगी। ये कुछ लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब को बता रहे हैं, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, तो उनका ख्याल ये है कि जावेद इकबाल साहब को एक्सटेंशन न दी जाए तो अपोजिशन का एक ये जो चार्ज हो गई तो खत्म हो जाएगा। ये एक ऐसा गुब्बारा है लेकिन दोनों मामला जाएगी। और अगर फर्ज करें कि वो खुद अपॉइंट कर देते हैं अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए, या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी फाइनल अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए अपॉइंट कर देते हैं, तो उसके बारे में डिबेट चलती रहेगी और डिबेट के दौरान बहुत सा टाइम गुजर जाएगा। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट उस साइड पे जाएगी। बट भट्टी साहब ऐसे ही है हुकूमत, ये जो सब फरमा रहे हैं कि सजी दिखा के कभी मारने वाली बात है, यानी कि हुकूमत, वो पंजाबी में कहते हैं ना भी, चाहती नहीं है, टिड्डू नहीं चाहते कि वाकई वो रहें, बट गवर्नमेंट परसेप्शन ये दे रही है कि जी, और लॉ मिनिस्टर भी फरमा रहे हैं कि जी अगर हमने उनको कंटिन्यू करना है उन्होंने तो फिर कानून में तरमीम होगी। लेकिन अगर कंटिन्यू नहीं भी करवाना और अपनी मर्जी का कोई एक बंदा बगैर मुशावरत के लगाना है, उसमें के लिए भी तो कानून में तरमीम चाहिए। पहली बात तो ये कि मैं फवाद चौधरी साहब के साथ हूँ कि चोरों से या चोर डाकुओं चोरों या उनके चहेतों से पूछ कर इलाके का SHO लगाना ज्यादती है। जब आप कहते हैं कि बिला इम्तियाज एहतसाब एक साइड, चोर किसे कह रहे हैं बिला इम्तियाज? ये हुकूमत और अपोजिशन में सारे बैठे 70-80% वो हैं या जिन्होंने चोरियां की हैं या जिनका पता चल गया या पता चलेगा। अगर आप मतलब जिन पे इल्जाम है, केस चल रहा है, आप उन्हें समझ रहे हैं कि वो चोर है। नवाज शरीफ तो कन्विक्ट है ना? नहीं, नवाज शरीफ से तो पूछ भी कोई नहीं, मैं वैसे सर मैं वैसे सवाल है, सर मेरा आपसे सवाल है ना सर आप नवाज शरीफ के नाम पे आपको नवाज शरीफ साहब के नाम पे आपको अचानक इतनी मोहब्बत, ममता कैसे बाहर? नवाज शरीफ साहब से नहीं पूछ रहा, शहबाज शरीफ साहब से पूछ रहा है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की ममता क्यों बाहर? शरीफ साहब अपोजिशन लीडर है, एक ऑफिस टू ऑफिस कंसल्टेंट। भाई आर्गुमेंट तो सुने भाईजान, इतनी ममता नवाज शरीफ से नाम में तो आज पहली दफा मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे रोना आ रहा है। नहीं प्लीज नहीं, मैं थोड़ी सी और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रोना आपने बिल्कुल अच्छा, हर वक्त रोते हुए अच्छा नहीं लगता। देखा अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं बताने लगा था कि नवाज शरीफ मुजरिम है ना, कन्विक्ट है, ठीक है, पर उनसे भी सर मेरी बात तो सुने, बात मैं कैसे जी मुंह से नहीं निकलता हमारे मुल्क में। मैं कहने लगा था कि वो मुजरिम है या कुछ है, ये अपोजिशन में आप देखें 7 बड़े जो आए अद्वियात से चीनी से पेट्रोल से मालूम जब्बा, बहुत सारे लोग बैठे हुए, वो कभी नहीं चाहेंगे कोई ऐसा बंदा है जो तगड़ा हो, और कभी नहीं चाहेंगे ना हुकूमत ना अपोजिशन नायब खुद मुख्तार हो। तो ताबिश कौर साहब से पूछ लेना गवर्नमेंट। अच्छा मुझे बताएं, वैसे आप ये इस पे जवाब दे दें। राना सनाउल्लाह साहब ने ना फवाद चौधरी साहब को जवाब दिया, वो शायद जवाब आपके लिए भी है। राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे थे, सुनिए। आप मुझे बताएं कि ये वज़ीर आज़म साहब जो हैं, ये उस वक्त इश्तिहारी नहीं थे जब इन्होंने हल्फ उठाया वज़ीर आज़म का? इनके खिलाफ 5 साल से जो फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, जिसमें इन्होंने सदके और खैरात में इकट्ठे किए हुए पैसे जो है वो पता नहीं किधर किधर जो है वो खर्च किए हैं, तो वो फॉरेन फंडिंग का अकाउंट जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था देर इस बात। तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रर जो है उसमें फिर वज़ीर आज़म की जो है वो कंसल्टेशन और वज़ीर आज़म का रोल जो है वो क्यों इन्होंने अदा? उस वक्त ये कहते हैं कि जी क्योंकि इलेक्शन कमीशन में मेरे खिलाफ केस चल रहा है, लिहाजा इस कंसल्टेशन से मैं अपने आप को अलहदा करता हूँ और पार्लियामेंट जो है वो इसके ऊपर जो है वो फैसला कर ले। तो आज हम भी कहते हैं कि जी बिल्कुल उस वक्त कोई ख्याल नहीं था। अब ये कह रहे हैं भाई वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जब तक किसी को कन्विक्शन नहीं होती उसके खिलाफ चाहे एक रेफरेंस या केस हो या 10 हो, ला ये कहता है, आइन ये कहता है कि वो प्रिज्यूम होगा इनोसेंट। ओके, अभी कहते हैं ठंड पैगी तो सर बिलीव मी, पहली राना साहब ने मेरी बातें की। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज़ अल्लाह के नाम पे, अब मेरा ये मानना है कि ये जो 2-3 इदारे हैं ना, जिनके ज़रिए आप चाहते हैं कि हमारी एक इलेक्शन, कि अगर इलेक्शन फ्री हो, एक एहतसाब बिला इम्तियाज़ हो, घर से हो, जैसे इमरान खान साहब ने पहली तकरीर में भी फरमाया था। तीसरा FIA कि जो सर इनको इस कंप्रोमाइज ढीलों वाली जो अपोजिशन है उनसे भी मशावरत नहीं होनी चाहिए, और जो 80% जो हुकूमत में माफिया जिनकी आप देखें ना चेयरमैन आइन खत्म कर देना सर, 1 बाय 1 मैं मौजूद हूं, सारे सवालों का जवाब। चौरी साहब अगर आइन है तो कंसल्ट करनी टिश्यू है, कोई टिश्यू है? नहीं टिश्यू नहीं है मेरे पास। अच्छा सर, मैं अब मेरी बात साहब से करना यार सर, अपन आमर कैनी साहब से कंसल्ट मेरी तीनों मैंने चले नहीं जाना, मैंने आपसे आते अच्छा असद उमर क्या कहते हैं, तरक्याती फंड नहीं खर्च हो रहे, नैब का डर है। इमरान खान साहब ने अगले नैब की जब तरमीम की थी, मेरे दोस्तों मेरे मोहब्बतों आपको खुशखबरी, ये जो नैब का पहलवान आए हैं शौकत तरीन साहब,
ये क्या कहते हैं, हम काम ही कुछ नहीं कर पा रहे, ब्यूरोक्रेसी डर जाती है। तो पहली बात तो ये है कि इन लोगों से नायब की मुशावरत नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास चले जाएं, वो करे, 5 वो बंदे हो जिनका सियासत से कोई तल्लक ना हो, जिन पे इल्जामात ना हो, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना है। तो सर उसके लिए आइन में तब्दीली करनी पड़ेगी, कानून सर मैं कह रहा हूं कि ये तो मैं कह रहा हूं करें ना, पार्लियामेंट बनाएगी, कोई अखलाकियात लेस, मंतक लेस और असूल लेस कानून होता है इस मुल्क में। ठीक है, कैसे होता है? आप वक्त की मेरी तरफ कमी होगी। नहीं नहीं कम, मैंने कम कहा कमी यार, वो जो बेचारे भाई वो भी तो बैठे हुए हैं प्रोग्राम में। बड़ी साहब अभी कल परसों इन्होंने अपने प्रोग्राम सारे करने, सारी अपने एजेंडे पे भाई पर वो होस्ट है ना, वो वहां पर इतना वो नहीं करते। पहले जवेद चौधरी साहब इतनी लंबी तकरीर करते हैं, बंदे की दाढ़ी निकल आती है। और आपकी बातें सुन के 15 मिनट बंदा गौर से सुने, पित्त निकल आती है। बड़ी साहब थकते नहीं आप? अच्छा थका भी करें। अच्छा देखें ना अपनी गुफ्तगू। अच्छा दूसरी बात मैं जवेद चौधरी साहब से इस वक्त, वैसे खंग निकल गई इनकी तरफ, इस वक्त इस घड़ी तक एग्री नहीं करता। अभी तक इस वक्त तक जस्टिस जवेद इकबाल का नाम जेरे गौर है। अच्छा। और सिर्फ ये देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, उस पर मीटिंग। लेकिन मैं आपको इसमें मेरी इत्तलात जो है, अच्छा मेरी इत्तलात ये है, हुकूमत क्यों चाहती है जावेद इकबाल साहब को रखना? सर मेरी इत्तलात ये है कि ही इज वन ऑफ द चॉइसेस, वो टॉप चॉइस नहीं है। इनफैक्ट कुछ अरसे पहले एक नाम पर इत्तेफाक हुआ था, वो हुकूमत के लिए टॉप चॉइस थी। लेकिन उन शख्स ने जो है मना कर दिया कि मैं ये ओहदा लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। साबिक जज साहब, इत्तेफाक मतलब नाम इत्तेफाक विद इन द गवर्नमेंट इत्तेफाक किया था कि ही शुड बी द बेस्ट चॉइस। जिनका नाम आप कुछ बता रहे थे, वो नाम बता रहे थे, नाम वो कहने, हाँ, तो उन पे इत्तेफाक हुआ था, लेकिन उन साहब ने मना कर दिया कि मैं पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। जावेद इकबाल साहब इज वन ऑफ द, कौन थे यार? ये सही है, वक्त आएगा तो बताना। नहीं यार, ये क्या कौन से मजाक है? मेरे पास खबर है, मतलब क्या यार मेरी बात, उनकी बात तो कैसा बोले, मंडेर पर बैठी थी, उसका रंग काला था। अच्छा ये नहीं बताऊंगा चिड़िया थी यार, आप उनके तज्जिया बताओ, इस कौम को बताओ क्या तज्जियाकार और एक जिम्मेदार साफी में इतना ही फर्क होता है कि जब आपको सोर्स आपका कहे कि आपने मेरा नाम नहीं लेना है तो आप नाम नहीं लेंगे। बात करें फिर भट्टी साहब उनकी खबर है, मैं जा रहा हूं, मैं घर को प्रोग्राम में जा रहा हूं, नाम नहीं बताऊंगा, मैं जिम्मेदार साफी हूं, मैं नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा की बात तो मुकम्मल होने से पूछिए आज पका क्या खाया क्या? ना मैं जिम्मेदार साफी हूं। ये वो खिलाड़ी है जो हॉकी खेलते हुए सारा वक्त बॉल रखता है लेकिन गोल नहीं करेगा, वो डी के आसपास ही घूमता रहेगा लेकिन मतलब पे नहीं आएंगे। सही बात। मैंने आपको बता दी, जस्ट ये है कि ही इज वन ऑफ द चॉइसेस, इज नॉट द टॉप चॉइस, लेकिन ये भी कंसिडर किया जा रहा है इनको। लेकिन जो भट्टी साहब के पूछने वाला सवाल है ना, जब ये कहते हैं कि नैब के ऊपर सब बुराइयां कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप देखें ना क्यों बुराइयां कर रहे हैं। इसलिए कि अच्छा उनकी बात तो मुकम्मल होने देना यार। भट्टी साहब इदारा, कोई भी इदारा जो इनको पकड़ने लगता है ये मुतनाज़ बना देता है। भट्टी साहब, अच्छा भट्टी साहब उनकी बात मुकम्मल होने दें यार। भट्टी साहब क्या कर रहे हैं? अच्छा तो इसमें तो फिर वजीर आजम इमरान खान भी है ना, क्योंकि जब उन पर हेलीकॉप्टर का केस बना तो उन्होंने भी नैब के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि ये किस तरह का इदारा है कि मेरा ऊपर फजूल केस बना दिया। जी बिल्कुल उन्होंने कहा, लेकिन इमरान खान खुद भी अपना दिफाई करते थे ना कि मेरे पे जो केस है वो बेकार है। सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत इनको क्यों बनाना चाहती है। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि मुतनाज़ा हो चुके हैं। हुकूमत ये कहती है कि हम साफ और शफाफ और ट्रांसपेरेंट एहतसाब करना चाहते हैं, तो फिर आप किसी ऐसे शख्स को लगाएंगे जो बिला तफरीक एहतसाब भी करे, जिस 4 दिन बाद सारे मिलकर उसको भी मुतनाज़ बना दें। एक सेकंड, तो फिर सारे मौजूद हैं। अच्छा मुझे लगता है भट्टी साहब कपड़े फाड़ देंगे। भट्टी साहब अब क्योंकि भट्टी साहब इतनी वकालत कर रहे हैं, अब उनको चाहिए कि एक जवाब पूरी कौम के लिए तलाश करें। नैब कहता है 550 अरब रुपए 3 साल में रिकवर किए। ठीक, कई मर्तबा उनको हम ईमेल कर चुके हैं, एसएमएस कर चुके हैं कि हमें बता दे 550 अरब रुपए किन केसेस में ब्रेकडाउन क्या है, ब्रेकडाउन क्या है। 70 से 80 अरब रुपए के अलावा ब्रेकडाउन आपको मिलता नहीं है। 4 केसेस की वो बात करते हैं, अगर कहें तो तफसील भी बता देता हूं, जिसमें एक फजाइया का केस है, जिसमें वो एक ये बैंकिंग अकाउंट का जो जाली बैंक अकाउंट का, उसमें 30-35 अरब रुपए की जो है वो प्ली बार्गेन हुई। इससे आगे का हिसाब नहीं मिलता। हिसाब दे दें कौम को, 550 अरब वुड मीन $4 बिलियन। $4 बिलियन अगर आए, इतना तो आईएमएफ ने दिया आपको 3 साल में, तो कहां गया पैसा फिर? ये किस केस में रिकवर हुआ ये हमें तो नहीं पता। कोई आपने कन्विक्शन देखी है किसी हाई प्रोफाइल शख्स की होते हुए? तो मसला ये भी है शहजाद साहब कि क्या इसे इंडिपेंडेंट चेयरमैन नैब सूट भी करता है या नहीं, फॉर दैट मैटर ये अपनी जगह सवाल मौजूद है, क्योंकि इतने बहुत ज्यादा स्टेक्स हैं, केसेस भी बहुत आम है जो कि ऑपोजिशन के हवाले से। बड़ी साहब कह रहे हैं किसी को इंडिपेंडेंट नैब या इंडिपेंडेंट नैब का जो चेयरमैन है वो सूट नहीं कर किसी को भी। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के साथ हुकूमत का मामला है, 1 नहीं 2 नहीं 3 मौके ऐसे हैं, फेडरल मिनिस्टर्स बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और डायरेक्टली एक्यूज कर रहे हैं चेयरमैन जो नैब जो इलेक्शन कमीशन के सरबराह है उनको।
उस हवाले से बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, हुकूमत को वहां पर क्या प्रॉब्लम है और हुकूमत क्यों अटैक कर रही है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उस पर बात करते हैं हमारे साथ ही। इसी साल मार्च में हुआ, फेडरल मिनिस्टर्स बैठे, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तनकीद की गई, फिर फवाद चौधरी साहब ने की, बाबर रवान साहब ने की, फिर उसके बाद आजम सवादी साहब ने कहा हम सीसा पिलाई दीवार की तौर पे खड़े हैं और खिलवाड़ कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस तमाम मामले के साथ। तो साहब ये कोई प्रीएम्प्टिव अटैक है? आपके पास तो बहुत खबरें होती हैं, क्या ये कुछ और है? मेरा ख्याल है क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो उनका फॉरेन फंडिंग केस है पीटीआई का, उसका फैसला होने वाला है क्योंकि ऑलमोस्ट कंक्लूजन पे पहुंच चुका है केस और फाइल उसकी तैयार पड़ी है। और दूसरा ये जो डस्का के अंदर 2 कमीशंस बने थे, इंक्वायरी कमेटीज़ बनी थी और उनकी जो रिपोर्ट्स है वो भी आ चुकी है इलेक्शन कमीशन के पास, और वो दोनों खौफनाक है। ये रिपोर्ट्स भी खौफनाक है और फॉरेन फंडिंग केस जो है ना वो भी बड़ा खौफनाक है। तो अब क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता था 3 महीने पहले से कि ये सारे कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त कैबिनेट के अंदर ये फैसला हुआ कि हम इनको मुतनाज़ा बनाते हैं सबको। मिनिस्टर से कहा गया, इवन आप ये देखें कि ये पहली मरतबा इस तरह हुआ है बड़े अरसे बाद कि शिबली फराज और फवाद चौधरी इकट्ठे बैठ के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि किसने कहा होगा और कितनी बड़ी कोई बाइंडिंग फोर्स होगी जिन्होंने 2 मुख्तलिफ पोल्स को एक जगह पर बिठा के और उनसे कहा कि चलें शुरू कर दे, और दोनों का मौक़िफ़ एक ही था। आपने कभी इनको इकट्ठे बैठे उन्हें देखा? तो ये फैसला ये किया गया कि अगर फ़र्ज़ करें कि उस तरफ से रिएक्शन आता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो 2 मिनिस्टर्स को नोटिस मिले हैं, तो इससे 25 मिनिस्टर इसी किस्म की गुस्ताखी करेंगे ताकि सबको अगर नोटिस मिल जाए तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि पूरी कैबिनेट को नोटिस दे दिया इलेक्शन कमीशन ने, और उसके बाद किस किस केस को वो लड़ेंगे, फैसला करेंगे। तो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक अच्छी जो कल पेशरफ्त हुई इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि उन्होंने अपना EVM जो उसके लिए ओपन बिड करने का फैसला कर लिया। ये फैसला किया गया कि हम अनाउंस करते हैं और मुख्तलिफ कंपनीज जो इंटरनेशनल हैं या नेशनल हैं वो आएँ और आके वो अपनी अपनी मशीन का मुआयना करवाएं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन उनमें से किसी मशीन का फैसला कर लेता है। अब लेकिन सवाल ये है कि जब वो मशीन आएगी तो क्या गवर्नमेंट के लिए एक्सेप्टेबल होगी? वो मशीन को गवर्नमेंट अपनी एक मशीन लेके फिर रही है तो जिसको इलेक्शन कमीशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन एक ऐसा बुनचाल है जिसका नतीजा लेकिन एक बात इस पर ये है शहजाद इकबाल साहब कि हुकूमत तो शायद ये भी कह रही है, और जब इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए तो वो कहते हैं जी हम इस बात पर कोई बज़िद नहीं है, हम कहते हैं कि आप इसको फेज वाइज कर लें, एकदम डोंट रश इनटू इट, और मशीन जो आपको सूटेबल है चले ठीक है, लेकिन वो कहते हैं मैंडेट फिर भी ये इलेक्शन कमीशन का है। और हुकूमत भी शायद कोई मिडिल ग्राउंड इसमें आ सकता है। लेकिन जो इतनी तलखी है कि आप एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि हुकूमत के नॉमिनी थे उन पर बाकायदा तौर पर उनकी इम्पार्शियलिटी क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहे हैं जी उनके सियासी अज़ाइम हैं, और उन पर बाकायदा तौर पर जिसे कहते हैं ना एक हुकूमत ने चढ़ाई कर दी है। क्या आप भी चौधरी साहब से एग्री करते हैं कि एक प्रीएम्प्टिव मूव है, देयर इज समथिंग इन द बैकग्राउंड? आई थिंक एक तो ये डस्का का जो इलेक्शन था जिसमें ऑब्वियसली आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए, तो एक गुस्से का इजहार भी किया इदारे ने। उसके बाद जो प्रेस रिलीज आई वो भी बड़ी हार्ड थी, और उसके बाद हुकूमत ये कहती है कि जब ओपन बैलेट का मामला हम लेकर गए तो उस पर भी आपने कुछ नहीं किया, पैसे लेने वाली वीडियोज़ आई उस पर भी कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल से तलखी बढ़ने की वो वजह है, और उसके बाद से उनको पता चला है कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि यार ये हमारी साइड पर नहीं है और ये वो फैसले कर रहे हैं जो हमें हर्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए 2 चीज़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरह फवाद चौधरी साहब या उनके जो दोस्त बात कर रहे हैं दूसरे वज़रा, उसको तो किसी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। एक आईनी इदारा है, आप उसके खिलाफ ये बात करेंगे तो कल को यही बात जब जुडिशरी के हवाले से ऑपोजिशन कोई इंडिविजुअल्स के बारे में बात करते हैं या फौज के कुछ इंडिविजुअल्स के बारे में बात करते हैं तो आप कहते हैं नहीं आप इदारे को निशाना बना रहे हो, तो फिर किसी को भी ये तो आप किसी को नहीं जाना चाहिए, आप लेकिन देखिए ये 2 चीज़ें तो हैं। एक तो ओपन बैलेटिंग का मामला, इस पर जब आप ऑपोजिशन से बात करेंगे, चाहे वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाला मामला हो, वो कहेंगे बिल्कुल हम इसके हक में। जब करने की बात आती है तो ना ऑपोजिशन सामने आती है, ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके लिए कोई तरीकेकार निकाला है। हर सेनेट के इलेक्शन में आपको पता है कि पैसा चलता है। खुद पीटीआई के लोग, वजीर आजम कह रहे थे ना 70 करोड़ रुपए हमारे लोगों को ऑफर हो रही है, और इसके बाद वीडियोस भी आपके सामने आई। जिन साहब की वीडियो आई उनके वालिद साहब माइनॉरिटी में होकर जीत भी जाते हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब, फिर भी वहां पे कुछ नहीं करता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ईवीएम का मामला आज का नहीं है, हम तो पिछले 8-9 साल से सुनते हुए आ रहे हैं। 2017 के जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए उसमें भी उसका जिक्र है। इलेक्शन कमीशन ने क्या काम किया है? आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये तो फैक्ट है। आप इंडिया से बड़ी डेमोक्रेसी तो नहीं है ना आपके पास, जितना वहां पे वोटर कहीं नहीं है पूरी दुनिया में। उन्होंने अपने इलेक्शन डे के मसाइल बहुत हद तक काबू पाए हैं ईवीएम के जरिए। ठीक है, जो प्री पोल रिगिंग है, जो मदाखलत है, वो एक अलग इशू है, लेकिन जो बक्से लेके भाग जाते हैं, आप स्टफिंग करते हैं, ये जो इश्यूज हैं इनको तो आप हल करें ना। इलेक्शन कमीशन अगर ये कहे कि भाई आप फेज वाइज कर दें,
आप ये ना करें कि पूरा अगला इंतखाब भी 2023 का ईवीएम पे करवाना है। इसमें देखें, इस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन गलत है। को ये मीडिया खेलना चाहिए। सियासत इस तरह बयानात और इस तरह कभी कहीं हुकूमत, पहली बात हुकूमत का था कि हुकूमत बिठाती, हुकूमत ये फैसिलिटेट, वो नहीं। दूसरा ब्रिज बनाने का काम अपोजिशन को, इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, उसको भी बुलाते हैं और इलेक्शन को फेयर कंडक्ट कराना है। और कल ये सारे रहेंगे, आज सारे अलग-अलग, कल सब रहेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन आज ये कहता है कि फेज वाइज करें तो करते ना। पहले एक पेशावर का आपने हल्का करवाया, वहां पे आपने एक NA4 का 2010 में करवा लिया, उसकी रिपोर्ट आप कहते हैं हमने पार्लियामेंट में देखी नहीं वो रिपोर्ट। वो इलेक्शन, वो जो ईवीएम थी वो रिजेक्टेड है। अब तो ये उसके बाद नहीं वाली। इलेक्शन कमीशन आज क्यों कह रहा है फेज वाइज कराएं? इतने बाय इलेक्शन हुए, इतने इंतखाबात हुए, कहीं पे करवाते ना। यहाँ पे देखिए ये टैक्स पेयर का पैसा, ये मेरा और आपका पैसा। लेकिन सर उसमें मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ये मशीन हमने फैसला करना है, गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी मशीन को कैसे इंपोज कर सकती है? तहरीक इंसाफ ने तो अब उठाया ना। आपको किसने इनकार किया था? इलेक्शन कमीशन खुद ये फैसला कर सकता था कि मिसाल के तौर पर डस्का का इलेक्शन था, आप वहां पे 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी 5 पोलिंग स्टेशन पर रखवा देते अपनी मशीन। लेकिन जब आप काम ना करें और एंड वक्त पे जब काम का वक्त है आप कह रहे हैं ये हो नहीं सकता, ये फेज वाइज होगा, हम स्टोर कहां करेंगे मशीनें, ये कुछ एतराजात तो बिल्कुल ऐसे हैं जो कि इस बात पे नहीं आते कि क्या कानून साजी भी वो कहते हैं कुछ करनी पड़ेगी। पर जावेद साहब, फॉरेन फंडिंग का फैसला आ रहा है और क्या आपकी इतला? मेरा ख्याल है आ रहा है और गवर्नमेंट उससे डैमेज होगी, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन डस्का की जो रिपोर्ट्स है वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो जो आरओज को रखा गया था एक आते के अंदर सियालकोट का, उसका मालिक जो है वो भी ट्रेस कर लिया उन्होंने, और वो जब रिपोर्ट निकलेगी तो मेरा ख्याल है बड़ा खौफनाक होगा। लेकिन ये जो सारा इशू जो डेवलप हुआ है ना, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, ये बेसिकली जो सियालकोट का है ना PP38 वहां से स्टार्ट हुआ है। उसकी वजह यह है कि एहसन सलीम बरियार साहब जो वहां से जीते हैं पीटीआई के उम्मीदवार, उनके वालिद साहब पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए और उनके पास इलेक्शन से पहले जाने के बाद उन्होंने कहा कि जो आरओज आपने नामजद किए हैं वो आपको एप्लीकेशन देंगे कि हम बीमार हैं, हम ये ड्यूटी नहीं कर सकते, तो आप उनकी जगह मेहरबानी करके इनको आरओज लगा दिए। वहां से जब वो रिजेक्ट किया इलेक्शन कमीशन ने तो उसके बाद ये इशू फैलता चला गया, फिर ये रुका नहीं है, फिर इसके अंदर बेशुमार मजिस्ट्रेट शामिल हुए और वहां से ये चीजें फैलती चले गई। बहरहाल बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब, इरशाद भट्टी साहब और शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।